नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। बिहार की सियासत में या राजनीति में अभी कोई चुनावी तारीख नहीं है, चुनाव का मौसम भी नहीं है, लेकिन एक तारीख चर्चा के केंद्र में है, वो 16 जुलाई है। 16 जुलाई को आईआरसीटीसी घोटाले पर फैसला आना है, जिसमें एक आरोपी के तौर पर तेजस्वी यादव भी हैं। यदि वो फैसला उनके खिलाफ जाता है तो उसके अलग-अलग इम्प्लीकेशंस होंगे। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी परिवार में, लालू परिवार में एक रसाकसी ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिली है, तो क्या आरजेडी भी टीएमसी की राह पर चली जाएगी? यद्यपि 29 साल पूरे हो चुके हैं आरजेडी के, तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पटना से हैं दिनेश आनंद। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही बहुत है कि शुक्रिया। मैंने जो इंट्रो में दिया कि क्या आरजेडी जो है वो टीएमसी की राह पर चली जाएगी यदि 16 जुलाई को फैसला तेजस्वी यादव के खिलाफ आता है? देखिए, आज का जो ये विषय आपने उठाया है बहुत ही दिलचस्प है और अमूमन मैंने देखा है कि इस तरह के विषयों पर हाल फिलहाल में कभी कोई चर्चा मैंने सुनी नहीं है। हालांकि आईआरसीटीसी के घोटाले पर बहुत सारी खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन आज जो बात जिस विषय पर हम कर रहे हैं काफी दिलचस्प है और हम समझते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें और आपको इस वक्त सुन रहे हैं, और उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अभी हाल में जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उनके विधायकों के साथ या उनके सांसदों के साथ बड़ी संख्या में लोग टूटे और पार्टी छोड़कर फिर कहीं और चले गए। कमोबेश अगर हम देखें तो जहां जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल जो है लालू यादव की पार्टी, उसने 29 साल पूरे कर लिए। लेकिन क्या होता है कि एक करिश्माई जो छवि होती है, वो लालू यादव की करिश्माई छवि अब कहीं न कहीं दिखाई तो नहीं देती। वो एक वक़्त था जबकि एक ऐसे विक्ट्री का साइन लेकर के लालू यादव की तस्वीरें वायरल हुआ करती थी अखबारों में, मीडिया में, और अब ऐसा कुछ काफ़ी समय से देखने को नहीं मिल रहा है। और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं यहाँ की, जब किसी पार्टी की हालत खराब होती है, दिनों-दिन उनकी सीटें घटती जाती हैं ना, तो उनके अंदर एक विद्रोह का, एक असंतोष का स्वर भी उठने लगता है। तो कमोबेश काफ़ी समय से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ये स्थिति तो बनी हुई है। और बाकी राज्यों से जो छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ उनकी पार्टी से सांसदों का टूटना या विधायकों का छोड़ के पार्टी को चला जाना, दूसरी पार्टी को जाके जॉइन कर लेना, कहीं न कहीं इसका जो असर होता है ना, वो बाकी पार्टियों पर भी पड़ता है, इसका इम्पैक्ट जो है, वो पड़ता है। और जो दूसरे दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको भी कहीं न कहीं लगने लगता है कि एक बड़ी छतरी है, उसी की छत्र छाँव में हम अगर रहें तो हम खुद को महफूज फील करें। तो ये जो 29 साल पुरानी पार्टी है और ये जो आईआरसीटीसी का घोटाला है, ये लालू यादव और उनके परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि 16 जुलाई को इसी महीने इस पर फैसला आना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू यादव ने उस पार्टी को खड़ा तो किया था और बहुत बड़े मुकाम पे वो उसको लेकर भी गए। अब लेकिन लालू यादव जो है वो उनकी उम्र भी हो चली है, साथ में वो बहुत बीमार भी रहने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जो बेटी है सिंगापुर में, रोहिणी आचार्य, उन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी भी डोनेट की थी। उसके बाद से उनकी तबीयत में सुधार ज़रूर है, लेकिन उम्र का जो तकाज़ा उस हिसाब से वो एनर्जी अब लालू यादव में दिखाई नहीं देती है। क्योंकि पहले जो एनर्जी थी, अब होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियाँ, ये जो जो राजनेता होते हैं ना, वो अपने एनर्जी के सहारे चलते हैं। जैसे अभी हम देखें भारतीय जनता पार्टी में, तो मोदी जी के एनर्जी पर बातें होती हैं। वही बातें अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल में भी वो एनर्जी हमें दिखाई देती है। दूसरे दलों में भी, खुद ममता बनर्जी में भी वो एनर्जी है। हालाँकि अब उनके पार्टी के चुनाव में बुरी तरह हार होने के बाद कहीं न कहीं, और उनकी जो जो साथी हैं, वो जो बड़ी संख्या में छोड़ के चले गए हैं, तो कहीं न कहीं अब इसका असर उनके शरीर मतलब शरीर पर भी पड़ रहा है। ये 16 जुलाई का जो फैसला है, ये बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। क्योंकि आज की तारीख में हम देखें तो लालू यादव के जो एक बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने खुद अपनी एक अलग पार्टी बना रखी है। वो लालू यादव के साथ और अपने भाई के साथ भी नहीं है इस समय। धीरे से आप अपनी इस बात को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन यहाँ पर जी, एक सवाल ये है कि जी, तेजस्वी यादव, मतलब जो अपनी एक जी। लीगेसी, मतलब लालू यादव की जो हुँ, रही,
तो लालू यादव को ये हुँ, लगा जो है कि उनका जो पूरा अपना कुनबा है, उसमें से एकमात्र जी, चेहरा है तेजस्वी यादव, जो कि सही तरीके से उनकी कमान अगर उसके हाथ में दी जाए, सौंपी जाए, तो पार्टी को आगे बढ़ा जी, कर के लेके जाएगा। लेकिन बिल्कुल, 2015 से 2020, 2025 अगर आप देखें, तो उत्तरोत्तर स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी ही मैदान में रहे और सब कुछ युवा जी, चेहरा, जोश, ये सारी चीज़ें रही। लेकिन ये कि वो जोश जो है, भले ही वो एरोप्लेन में जब सफ़र कर रहे थे, सड़कों पर, वो सब दिखता था, लेकिन वो जोश कभी कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। तो जो हुँ, 16 जुलाई को अगर फैसला उसके खिलाफ जाता है, तेजस्वी के खिलाफ जाता है, तो 2 सवाल उठता है कि क्या फैसला अगर खिलाफ जाता है, तो बीजेपी कम से कम ये कहेगी कि ये तो होना ही था, क्योंकि इन लोगों हाँ, का तो बिल्कुल, इतिहास ही यही सब है। बिल्कुल। हुँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि लंबे समय से मैं पत्रकारिता में हूँ और हमने राष्ट्रीय जनता दल को या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बिहार में, करीब-करीब मैंने सभी को कवर किया है। लालू जी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध भी रहे हमारे और उनको व्यक्तिगत तौर पर मैं भी बहुत जानता हूँ। लालू जी में जो एनर्जी थी या लालू जी में जो लोगों को कनेक्ट करने का जो एक तरीका था, वो कहीं न कहीं हम कहें तो तेजस्वी यादव में उस चीज़ की कमी दिखती है। मसलन कि बहुत काफ़ी व्यस्तता के बावजूद भी अगर 100-50 लोग लालू जी से मिलने पहुँचते थे, तो वो उनको वक़्त दिया करते थे, उनकी बातों को सुनते थे। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जाता है कि ये केवल चुनाव के दरमियान जो है ये एक्टिव होते हैं और लोगों से मिलते हैं। चुनाव में हार और जीत के बाद जो फैसला आता है चुनाव आयोग का, उसके बाद तेजस्वी यादव किसी से मुलाकात तक नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है एक किसी नेता के लिए कि उनकी ही पार्टी के अंदर जो लोग हैं, उनके अंदर एक असंतोष इस बात को लेके है कि तेजस्वी यादव आसानी से उनके साथ बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है आज की तारीख में। दूसरी बात कि ये जो आरोप है जिस पर कि अभी फैसला आना है 16 जुलाई को, ये आरोप काफ़ी संगीन है। वो संगीन इस मामले में है कि इसमें जॉब ज़मीन के बदले जो है ना नौकरी दिए जाने का ये मामला है। और कई बार दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में इस पर बहस हुई, इस पर सुनवाई हुई। लालू यादव और उनके पूरे परिवार के सदस्य जो भी इस मामले में नामज़द हैं, और जिनको भी कोर्ट ने बुलाया है, सब लोग पेश भी हुए हैं वहाँ पे। लेकिन अभी इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि 16 जुलाई को जो फैसला आएगा, बहुत एक अनुमान अगर हम बात करें जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका ये मानना है कि कहीं न कहीं इस बार जो ये फैसला है, ये राष्ट्रीय जनता दल के हित में नहीं होगा और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक बड़ी परेशानी साबित कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आपने एक पक्ष रखा कि आरजेडी के लिए एक मुश्किल भरा वक़्त हो सकता है, 16 जुलाई के जी, फैसले के बाद। लेकिन जी। अगर मान लीजिए कि 16 जुलाई का फैसला खिलाफ ही अगर आता है, तो क्या ये नहीं कह सकते हैं कि विपक्ष में खासतौर से तेजस्वी यादव, इवन लालू यादव भी, कि ये सब जो है जो सत्ता पक्ष है उसके इशारे पे ये सारी चीज़ें हुई हैं और सहानुभूति सहानुभूति कार्ड जो है वो प्ले कर सकते हैं, कि भाई हम तो मज़लूमों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, शोषितों की बात करते थे, वंचितों की बात करते थे और अभी हुँ। जो मनुवादी जो ताकतें हैं, वो नहीं चाहती है कि इस समाज से पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति मुख्य धारा में आकर के उनकी हुँ। मुखालफत कर सके। देखिए यहाँ आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सही है कि ये मामला जो है ना, ये अदालत तय करे। जो आरोप तय हुए हैं, वो एजेंसीज़ के द्वारा हुए हैं, लेकिन जो फैसला आना है, वो अदालत के द्वारा आना है। और एजेंसीज़ का ये कहना है कि हमने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है, हर तरह से छानबीन हमने कर ली है और हमारे पास पुख्ता सबूत है इस बात के कि ज़मीन के बदले नौकरी दी गई। अब अदालत जो है वो एजेंसीज के फैसले से जो उन्होंने सबूत पेश किए हैं अदालत को, उससे अदालत कितना सेटिस्फाइड है, ये भी 16 जुलाई को तय हो जाएगा। इस बात को कोई देखिए ज़्यादा मानेगा इसलिए भी नहीं क्योंकि अब वो ताकत भी लालू यादव की बिहार में नहीं है। तो ताकत को कमज़ोर तब किया जा सकता है जब आप मजबूत स्थिति में हो। अब आप ऑलरेडी इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आपके पास उतनी सीटें नहीं हैं कि आज अगर नीतीश कुमार अगर चाहें कि हम भारतीय जनता पार्टी का साथ बिहार में छोड़ करके अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना लें, तो अकेले आरजेडी के साथ बनाने में बहुत मुश्किल आएगी नीतीश कुमार को। मतलब आज आरजेडी जो है वो किसी भी हाल में बार्गेन करने की स्थिति में भी नहीं है, इतनी कम सीटें हैं आज की तारीख में उनके पास। और दूसरी चीज की
जो करिश्माई व्यक्तित्व है आरजेडी में वो अकेले लालू जी का है। दूसरी बात कि परिवारवाद की पार्टी है और सब ये आरोप लगते रहे हैं, चूंकि लालू यादव ने अपने बाद तेजस्वी को ही पार्टी का मुखिया बनाया। इसको लेकर के उनके जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उनकी नाराजगी भी है। हालांकि वो अपने पिता से कम नाराज है क्योंकि उनका वो सम्मान भी करते हैं, लेकिन अपने भाई के से जो उनकी जो नाराजगी है वो जग जाहिर। वो सभी जानते हैं कि अपने भाई से वो नाराज चल रहे हैं। अब इस पार्टी में अगर हम कहें कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ फैसला आता है या अगर उनको हिरासत में लिया जाता है, सजा हो जाती है, तो इस स्थिति में लालू यादव अपने परिवार के ही किसी व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, जो पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय जनता दल की 29 सालों में, वो यही बताता है कि अपने परिवार को छोड़ के बाहर के किसी भी नेता, अपनी पार्टी के किसी भी नेता पर, चाहे वो कितना भी लॉयल क्यों ना हो, उस पर लालू जी भरोसा नहीं करें। क्योंकि आपने देखा है। हाँ दिनेश जी, यहाँ पे बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि सपोज करिए कि 16 जुलाई को फैसला खिलाफ में जाता है, तेजस्वी के खिलाफ में, हाँ तो क्या मतलब लालू के पास अगर ऑप्शन की ही बात करें तो मीसा भारती, तो आप मतलब उन पे भी दुनिया भर के आरोप हैं। तेज प्रताप यादव अलग चल ही रहे हैं। रोहिणी आचार्य आप देखिए जो है कि वो किस तरीके से वो ट्वीट के जरिए एक्स पर अपनी पीड़ा भी जाहिर करती हैं, आरोप भी लगाती हैं, और वो इशारा किधर करती हैं ये भी आपको पता है। तो क्या लगता है कि उस सारी स्थिति में, उस परिस्थिति में लालू के पास ये ऑप्शन होगा कि विद इन परिवार ही किसी को मतलब आगे बढ़ाया जाए? देखिए, जो विद इन परिवार वाली जो बात आप कह रहे हैं, जो परिवारवाद की बात हम लोग कर रहे हैं, आपको याद होगा कि काफी समय पहले चारा घोटाले में जब लालू जी को जेल जाना पड़ा था, उस वक्त उनके सबसे जो खास नेता थे राष्ट्रीय जनता दल में, उनका नाम था रंजन प्रसाद यादव। और बहुत ही खास हुआ करते थे रंजन यादव, और बिहार में लोग ऐसा समझते थे कि लालू जी अगर जेल जा रहे हैं तो रंजन यादव अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के। लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि लालू यादव राबड़ी देवी को आगे करेंगे और उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। फिर उसके बाद आप देखें तो मीसा भारती को उन्होंने सांसद भी बनाया राज्यसभा से, और लोकसभा के चुनाव में उनको टिकट भी दिया, दानापुर से रामकृपाल यादव के खिलाफ भी लड़वाया। और लेकिन लालू यादव के साथ रंजन यादव हो या रामकृपाल यादव, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन किसी जमाने में ये आरजेडी में हुआ करते थे और लालू जी के खासम खास थे। एक नाम श्याम रजक का भी आता है। ये तमाम जो बड़े नेता थे ना, वो राष्ट्रीय जनता दल के, इनको कभी लालू जी ने इन पर कभी भरोसा नहीं किया। उन्होंने राबड़ी पर भरोसा किया, मीसा भारती पर भरोसा किया, उन्होंने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया, और तेजस्वी यादव पर इस कदर भरोसा कर लिया कि उन्होंने अपने बड़े बेटे को ही नाराज कर दिया। अब अगर इस बार जो फैसला अब आना है, इस फैसले में से अगर बात होती है कि अगर कोई सजा जैसी बात हो जाती है या कोई हिरासत जैसी बात हो जाती है, तो लालू जी के पास अब कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। देखिए, एक बात और बताऊं कि इनके परिवार में किसी का भी चेहरा सामने हो, लेकिन कंट्रोल आज भी लालू जी अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में एक डिसिप्लिन है कि लालू जी जब तक है हम इनके मार्गदर्शन में, इनकी छत्र छाया में काम करें। तो इनके पास अब होता क्या है कि इनके और भी बच्चे हैं, इनकी और भी बेटियां हैं, इनके दामाद हैं, इनका एक बड़ा बेटा है, उनको भी वापस बुला सकते हैं, ऐसी संभावना बन सकती है। लेकिन क्या है यहाँ कि अब सवाल है कि लालू जी के बाद अब कोई कितना सुनेगा, इस पर भी बात है। क्योंकि आज का जो जनरेशन है, आप देख रहे हैं कि आजकल अपने माँ बाप की लोग कितना सुन रहे हैं। तो तेजस्वी यादव में कम से कम, हाँ, तो बिल्कुल जेन जी जनरेशन। लेकिन तेजस्वी यादव में ये बात थी जो लालू जी फील करते थे कि वो उनके गाइडेंस में ही काम कर रहे थे, उनसे सलाह लेके काम कर रहे थे, मनमर्जी नहीं कर रहे थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं लालू जी भी ये बात जानते हैं कि तेजस्वी यादव आम लोगों के बीच जाते नहीं हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, इनसे मिलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, और ये सब चीजें जो है ना, वो पार्टी की नीतियों के भी खिलाफ जाता है। तो इतना तो तय है कि जिस मुद्दे पर हम लोगों ने शुरू किया था, आपने तृणमूल कांग्रेस की बात उठाई थी, ममता बनर्जी की बात उठाई थी शुरुआत में, तो अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 16 जुलाई को अगर फैसला खिलाफ में आता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा,
क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को देखना पसंद नहीं करती है अपने सामने, और साथ साथ वो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी उन्होंने अपने निशाने पर ले रखा है, जो कहीं से भी लोकतंत्र के लिए तो देखिए अच्छा नहीं। तो अच्छा दिनेश जी यहाँ पे एक बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग है कि 16 जुलाई की बार बार बात इसलिए हो रही है कि चूंकि उस दिन फैसला आना जी। है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर फैसला फिर खिलाफ जाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की जो संख्या है वो 85 है, 89 है, जी। तो हम्म, और इनके पास जो 25 के आसपास है, तो क्या इनकी पार्टी में ब्रेक हो सकता है? क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी भी तो यही चाहेगी कि ऐसी स्थिति बने कि जेडीयू पे डिपेंडेंसी उसकी कम हो। तो हाँ 16 जुलाई का जो फैसला है वो तो आएगा ही, जो भी आए, और यदि खिलाफ जाता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी को भी एक उम्मीद की किरण दिखे कि कहने का भाई हम क्या करते, उनके लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तो फिर हमें क्या आपत्ति है, इस तरह की स्थिति। देखिए ऐसा है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम और आप कितना जानते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आए दिन आप जो रील्स देखते हैं उसमें जो कुछ चीजें सामने आती हैं उससे ये पता चलता है कि भारतीय राजनीति में कोई कैरेक्टर तो देखिए अब रह नहीं गया है, और कैरेक्टर तो कुछ अब है नहीं पॉलिटिक्स में। केवल रह गया है, हर किसी को बस एक ही चीज चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा सांसद चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विधायक चाहिए, भले वो विधायक कहीं से, किसी पार्टी से और किसी भी प्रकार से आ रहे। अब आप देखें कि तृणमूल के खिलाफ जो बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले किया करते थे, उनके नेताओं के बारे में जो टिप्पणी हुआ करती थी, और खुद जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या कुछ कहा था मंच पर से, जब उनको रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। तो ऐसा देख के लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब, मतलब उनके सांसद या उनके विधायक कहीं ना कहीं टूटेंगे और इधर सपोर्ट करेंगे, ऐसा लगता नहीं था। तो हमारा ये कहना है कि आरजेडी को भले ही भारतीय जनता पार्टी पसंद ना करती हो, अभी तक तो नहीं करती है, और सारा जो काम है उन्हीं के, उस पार्टी के खिलाफ ही है, लेकिन अगर 20-25 विधायक अगर आ रहे हो तो उसको वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिया जाएगा, मेरा ऐसा मानना मतलब कहने का अर्थ है कि 16 जुलाई निर्णायक ना सिर्फ आरजेडी के लिए, ना सिर्फ तेजस्वी के लिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी उस तारीख का इंतजार कर रही है कि क्या कुछ फैसला आता है। धीरे से यहाँ पे एक चीज और है कि बिहार के संदर्भ में, मतलब अगर परिवारवाद की बात करें तो चाहे दक्षिण हो, है। उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, करीब करीब हर स्टेट्स में नजर आता है। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट जहां तक मतलब आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि चाहे हाँ वो आरएलएसपी उठाइए, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी उठा लीजिए, भारतीय जनता जी। पार्टी को भी उठा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी यद्यपि परिवारवाद का बड़ा वो बेहतर एक परिभाषा देते हैं कि हमारा जी। परिवारवाद अब नहीं कह सकते क्योंकि हर लोग काम करते हैं, उसके बाद उनको मौका मिलता है, और यहाँ तो लोग जो है सिल्वर जो चांदी की जो चम्मच लेकर के आते हैं और फिर बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो बिहार की जो ये राजनीति है, जो कि बहुत ही राजनीतिक तौर पर संवेदनशील, राजनीतिक तौर पर बहुत अवेयर स्टेट मतलब रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो इनहेरिट करती है वो बदलाव नहीं हो पाया। मतलब पब्लिक जो है बिहार की इस दिशा में क्यों नहीं सोचती है? फिर से थोड़ा आवाज बीच में टूट रही थी, थोड़ा सा फिर से बताएं। दिनेश दिनेश जी, मेरा ये कहना है कि बिहार एक ऐसा स्टेट जहां पर पब्लिक बहुत अवेयर है, राजनीतिक तौर हम्म, पर बहुत अवेयर है, लेकिन ये जो मुद्दा है उस पर कभी वो आवाज नहीं उठ पाई। जो कभी भी आपने संपूर्ण क्रांति का मतलब देखा होगा कि किस तरीके से पूरा बिहार उठ खड़ा हुआ, और बिहार उठ खड़ा हुआ तो पूरा देश उठ खड़ा हुआ, और एक बड़ी ताकत सत्ता से बाहर हो गई। तो ये जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, तो वो आवाज नहीं उठा पाते। देखिए आवाज नहीं उठा पाते ये एक अलग बात है, और जो उठा पाते हैं उनकी आवाज भी तो दबा दी जाती है, ये दूसरी बात है। क्या है कि आवाज उठाने वालों के दिल में कहीं ना कहीं इस वक्त एक भय भय भी व्याप्त है, कहीं ना कहीं उनको एक डर सताता रहता है, ये आवाज उठाना कहीं महंगा ना पड़े। ये सब बातें आजकल ऑन स्क्रीन ऑन। दिनेश दिनेश जी, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो आवाजें कभी भी उठी, तो उसमें आपने देखा जो है कि वो क्रश करने की प्रवृत्ति तो मतलब सत्ता की रही है हमेशा। पावर का अपना एक कैरेक्टर ही है कि जो उसके खिलाफ आवाज उठाए उसको क्रश करो।
लेकिन ये है कि और आपने देखा होगा जो कि पीछे की भी राजनीति में इस तरह की सारी चीजें होती रही। भारतीय जनता पार्टी जब अपनी उभार की कोशिश कर रही थी, तब भी आरोप लगता था कि भाई लालू यादव की पार्टी जो है वो जमने नहीं देती है। वो क्या है कि प्रशासन का भी इस्तेमाल करती है, अपने बाहुबल का, मशल पावर का भी इस्तेमाल हाँ, करती है। तो कुल मिला करके कि क्या कुछ स्थिति मतलब बिहार की बदली है या नहीं बदली है? देखिए एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो एनडीए की सरकार को पसंद करता है, और यही सच है। आपने आप देखें कि जो पटना, जहां से मैं इस वक्त बात कर रहा हूं आपसे, तो पटना में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं या जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ से मतलब पिछले 40 सालों का इतिहास है कि कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कभी दूसरे दल को यहाँ जगह नहीं मिली। और कमोबेश बिहार के बहुत सारे जिले ऐसे हैं, बहुत सारे विधानसभा, बहुत सारे लोकसभा ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है। और हाल के दिनों में ये पकड़ तब और अच्छी हुई जब आरजेडी की पकड़ ढीली हुई। लेकिन नीतीश कुमार की पोजीशन पहले से काफी बेहतर हुई है। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं कहूं कि आजादी के बाद से बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, मतलब ऐसे कोई, ये बातें मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं क्योंकि मैं भी इस राज्य का रहने वाला हूं, उस हिसाब से कि जितने भी आज तक बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा अच्छा काम जनहित में अगर किसी ने किया है तो वो नीतीश कुमार जी। बिहार की जनता को कहीं ना कहीं उनके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जो बिहार की सबसे बड़ी जो समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर, उसको लेकर के उन्होंने बहुत काम किया। आज बिहार में अमन भी है और चैन भी है। आज महिलाएं रात में बाहर निकलती हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम कहें तो नीतीश कुमार की बहुत ही बड़ी भूमिका है। अब नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे हैं। उस दौर में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त भी भारत सरकार में मंत्री थे नीतीश कुमार। और बीच में कई दफा ऐसा हुआ कि वो आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन ज्यादातर समय अगर देखें तो वो एनडीए के साथ ही वो रहे। तो अब बात यह है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो खुद की अपनी जो स्ट्रेंथ है बिहार में लोकसभा या विधानसभा में, और जब उसके साथ नीतीश कुमार की पार्टी की ताकत जब जुड़ जाती है, तो इसके अलावा फिर तीसरी कोई पार्टी का वजूद यहाँ दिखता नहीं। तो लोगों को कहीं ना कहीं हम कहें तो ये बातें अब समझ में नहीं आती हैं कि विरोध करें तो किसका करें। हम भाजपा का विरोध करें या हम जनता दल यूनाइटेड का विरोध करें, मतलब बहुत क्योंकि विचित्र नीतीश स्थिति कुमार होती है कि बहुत ये ही ही नहीं समझ पाती। बिल्कुल 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 आपने आपने जयप्रकाश नारायण का एक उदाहरण दिया था। जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। वो दौर कुछ अलग था, वो वक्त अलग था। आज के हालात बिहार के इस तरह के हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ है तो जनता को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार सब संभाल लेंगे, क्योंकि बिहार की जनता उनको अपना अभिभावक मानती है। क्योंकि एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने जो काम किए हैं उससे बिहार की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। बिहार में देखिए पहले कुछ था नहीं, ना तो लॉ एंड ऑर्डर था, ना यहाँ कोई उद्योग था। हम कहें तो कुछ था भी नहीं। अभी आप अगर देखें तो पटना में मेट्रो जो है उसका करीब करीब 60% काम जो है वो कंप्लीट हो गया। ये पटना का जो मेट्रो है ये भी नीतीश कुमार की देन है। आज एनडीए को केवल बिहार में ही अपना समर्थन नहीं दिया है नीतीश कुमार ने, केंद्र में भी उनका समर्थन है नीतीश कुमार का। दिनेश जी, मतलब मूल सवाल यही होता है कि जो हाँ लालू परिवार की जो विसंगतियां रही, उनके शासन की जो जी। विसंगति रही, वो धीरे धीरे स्पेस दे दिया और उसके बाद नीतीश कुमार आए। बीजेपी अब सरकार की अगुवाई कर रही है और हाँ बीजेपी और अलाइड जो पार्टियां हैं उनको बार बार ये लगता है कि जो परिवारवाद का एक ठप्पा, ठप्पा नहीं, वो तो कहते ही है कि भाई हाँ आरजेडी मतलब परिवार, एक परिवार से जी। बाहर वो सोचते ही नहीं। तो कुल मिला करके कि जो 16 जुलाई का जो एक की जो तारीख है, वो बहुत हद तक इस बात की तरफ इशारा भी करेगी, आगे का क्या हिसाब किताब बनेगा। और टीएमसी, जो खासतौर से टीएमसी से बार बार कहा जा रहा है, तो टीएमसी में भी यही हुआ कि सारे नेता यही कहते रहे कि भाई उनको ममता बनर्जी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको असली प्रॉब्लम हाँ क्या है कि अभिषेक बनर्जी से है। तो क्या आपको जी। लगता है कि जब वही अगर फैसला खिलाफ जाता है तो फिर यही सारे सुर हो जाएंगे कि भाई हमको लालू जी से दिक्कत नहीं है, राबड़ी से दिक्कत नहीं है, हमें जो दिक्कत है वो केवल और केवल तेजस्वी यादव से है। तो अल्टीमेटली तेजस्वी की जो राजनीति है
उस पर एक ग्रहण लग सकता है? देखिए, एक तो परिवारवाद का जहाँ तक प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी इस वक़्त बिहार में इस तरह की बात तो शायद नहीं करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाकर ये साफ कर दिया है कि परिवारवाद में कहीं न कहीं अब नीतीश कुमार भी तो उलझ ही चुके हैं। हाँ, अब भरोसा सवाल कर है रहे कि हैं। भरोसा कर रहे हैं। अब सवाल है कि देखिए, जो यहाँ जो एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार के ने अपने बेटे को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया है और अ, चूँकि साथ में भारतीय जनता पार्टी है, ये कोalition की सरकार है, गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर परिवारवाद की बात अगर भाजपा करती है, आरजेडी को लेकर के, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को असहज करने वाली बात होगी। बंगाल में जिस तरह की स्थिति बनी है, कमोबेश वो नाराज़गी जो है यहाँ भी देखने को मिलेगी अगर ये फैसला उनके खिलाफ आता है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा चूँकि बिहार की जनता खुद इसके इंतज़ार में। तो बिहार की सियासत में 16 जुलाई की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि उस तारीख को अलग-अलग तरीके से आरजेडी के पास व्याख्या करने का मौका मिलेगा, बीजेपी के पास भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या अगर फैसला खिलाफ आता है तेजस्वी यादव के, तो टीएमसी जैसी स्थिति आरजेडी की भी बनेगी, यह देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी चर्चा आपको कैसे लगी? आप इस पर अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और यदि चैनल को द फेडरल देश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।